Hello students, I am your account teacher and today's topic is accounting for partnership firms. पार्टनरशिप फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस थी उन्हीं को दूर करने के लिए जो पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आई। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अकेला एक ही पर्सन होता है। मान लो ये मिस्टर एक्स हैं, जो कैपिटल है बिजनेस में ये खुद ही इन्वेस्ट करता है, जो भी बिजनेस के अफेयर्स होते हैं उनको हैंडल भी यही करता है। इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है, जिस वजह से जो इसका बिजनेस है वो लार्ज स्केल पर एक्सटेंड नहीं हो पा रहा। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसको इनेक्ट में लाया गया। इस एक्ट के अंडर जो परमिशन दे दी पर्सनस को कि आप हैं जो आपस में कनेक्ट होइए, कंबाइन होइए और अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कीजिए। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपने साथ मिला लिया वाई को एंड जेड को। ये वाई है और ये जेड है। जैसे ही इसके साथ इसके पार्टनर्स आए ये हो गया हैप्पी हैप्पी, क्योंकि अब जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो तीनों की तरफ से होगा। अगर कोई भी लॉस हुआ तो उसको तीनों बियर करेंगे। इन तीनों ने मिलके बनाई फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसा रिलेशन है, म्यूचुअल ट्रस्ट का एंड फेथ का। जब तक इन तीनों पार्टनर्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, और इनको एक अग्रीमेंट करना होगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन होंगी। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, प्रॉफिट एंड शेयर किस रेशो में डिवाइड होगा, वो सब इनको एग्रीमेंट के थ्रू अपना जो सहमति देनी होगी। उसके बाद ही जो पार्टनरशिप है ये फॉर्म कर सकते हैं। अब जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करते हैं, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या कहता है कि जो पार्टनर्स हैं और जो फर्म है उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो सेपरेट नहीं है, दोनों सेम है। इन केस अगर फर्म को कोई लॉस हो जाता है उसमें पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी लाइबल होंगी फर्म के लॉस को बियर करने के लिए। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो इनकी आइडेंटिटी है वो क्या है, सेपरेट है। फर्म अलग है और जो पार्टनर्स हैं वो अलग है। इन केस फर्म को लॉस हो गया तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होंगी। पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशंस है, किसके बीच में, टू और मोर पर्सन्स के बीच में। यानी कि जब टू पर्सन्स होंगे उससे ज़्यादा होंगे तभी जो पार्टनरशिप है उसको फॉर्म किया जा सकता है। और जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे अग्री होने चाहिए प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। और जो बिजनेस होगा उसको रन कौन करेगा, जो भी उसके अफेयर्स हैं उनको कौन मैनेज करेगा, या तो सारे पार्टनर्स हैं वो कर सकते हैं, या फिर सबके बिहाफ पर जो एक पार्टनर है वो भी जो बिजनेस के अफेयर्स हैं उनको हैंडल कर सकता है। ये सब मेंशन होगा उनके जो भी अग्रीमेंट है उसमें। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फीचर्स हैं पार्टनरशिप की वो डिराइव हुई हैं इसी डेफिनेशन में से। अगर आपको ये डेफिनेशन लर्न है तो आपको फीचर्स को अलग से लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो फर्स्ट फीचर क्या है, टू और मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम दो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम टू। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 464 में
मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। अब चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो या फिर नॉन बैंकिंग हो। अग्रीमेंट कि जब आप पार्टनरशिप को क्रिएट करोगे तो कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी? जब अग्रीमेंट होगा, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और ये जो अग्रीमेंट होगा वो रिटन भी हो सकता है एंड ओरल भी हो सकता है। कंपल्शन नहीं कर रखी लॉ ने कि आपको जो अग्रीमेंट है वो रिटर्न करना होगा। आप ओरल एग्रीमेंट करके भी जो पार्टनरशिप है उसको क्रिएट कर सकते हो। बट रिटर्न एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा? जो डिस्प्यूट्स हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आपकी दूर हो सकती हैं। जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नेम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए आपको बिजनेस करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी, और जो बिजनेस है वो आपका लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 और मोर पर्सनस कंबाइंड हो गए और मोटिव क्या रखा कि हम किसी के घर पे चोरी करते हैं या ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ये बिजनेस कैसे है? इलीगल। इन पर्पज़ के लिए आप पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते। और आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट को अर्न करने की। ये नहीं कि आप किसी चैरिटेबल पर्पज से डोनेशन के कैंप लगाएं, कोई सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आप पार्टनरशिप में आए, उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करेंगे। सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए और उसका इंटेंशन क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट को अर्न करने की। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंपनी जो पार्टनर्स हैं, जो 2 और मोर पर्सनस हैं, वो कंबाइन हुए हैं, किस लिए? उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है जॉइंट ओनरशिप में आके, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अगर उनकी इंटेंशन क्या है? बिजनेस करने की, प्रॉफिट को अर्न करना है। अब जो प्रॉफिट होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स आपस में, जो भी एग्रीड रेशो होगा उसमें। अगर किसी पार्टनर को हमने जो प्रॉफिट में शेयर था उसके राइट से उसको डिप्राइव करा, उसको दूर रखा है, तो उस सिचुएशन में हम उस पार्टनर को, उस पर्सन को एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो बिजनेस के अफेयर्स हैं उनको कौन हैंडल करेगा? या तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं, या फिर सबके बिहाव पर एक पर्सन है, पार्टनर है, वो भी कर सकता है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो भी रिलेशनशिप होगा पार्टनर्स का वो कैसा होगा? एज अ प्रिंसिपल भी होगा और एज एन एजेंट भी होगा। दोनों कैसे? देखो, उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करी है, इसलिए क्या हो गए? वो फर्म के ओनर, और फर्म के ओनर है इसलिए उसको क्या कहेंगे? हम प्रिंसिपल कहेंगे। यानी कि जो पार्टनर ने कुछ भी एक्ट करा है, अपने एक्ट से वो अनदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, और जो दूसरे पार्टनर्स ने कोई एक्ट करा है उनके एक्ट से वो खुद भी बाउंड होगा, इसलिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये थी पार्टनरशिप फॉर्म की फीचर्स। इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि एक पार्टनर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहला राइट तो क्या है कि जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, उसमें उसका शेयर होगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा। और जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होंगी उनमें उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है। फर्म के किसी भी मैटर में उसको अपनी ओपिनियन देने का राइट है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो फर्म के अकाउंट्स हैं, उनको वो चेक भी कर सकता है, उनकी कॉपी है उनको मांग भी सकता है। किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन को वो डिसअलाउ भी कर सकता है। और जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसमें उसको एज ए जॉइंट ओनर होने का भी राइट है। अगर उसने फर्म को कोई लोन दिया है एज अ थर्ड पार्टी, तो उस सिचुएशन में उसको जो भी एग्रीमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, तो उस सिचुएशन में उसको उस लोन पर 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अगर पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक्सपेंस करता है, उसने अपनी पॉकेट में से कुछ भी पैसे दिए फर्म के एक्सपेंसेस के लिए, तो वो उन पैसों को फर्म से इंडेमनीफाइड भी कर सकता है। और हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम पर प्रॉपर नोटिस दे करके फर्म से रिटायर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और रेगुलर पार्टनरशिप।
जो रेगुलर पार्टनरशिप है उसकी क्या लिमिटेशन है कि उसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को कोई भी लॉस हो जाता है तो जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है वो लायबल होगी। अब इसी डर की वजह से जो पर्सन्स थे इंडिया में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहे थे, जिससे जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि मेन डर क्या है, लायबिलिटी जो कि अनलिमिटेड है। अब इसी वजह से जो एलएलपी एक्ट है 2008 उसको इनेक्टमेंट में लाया गया, एलएलपी एक्ट 2008। अब इसके अंडर है जो एलएलपी उसको रजिस्टर किया जाएगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो कोई भी क्रिएट कर सकता है। जो एलएलपी है उसमें दोनों की फीचर्स कंबाइन है, पार्टनरशिप फर्म की भी एंड कंपनी की भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एंड रेगुलर पार्टनरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में। जो पार्टनरशिप थी उसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल था, 1932। और एलएलपी के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, एलएलपी एक्ट 2008। जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है, ऑप्शनल है। पार्टनर्स की मर्जी होती है, वो रजिस्टर करवा भी सकते हैं और नहीं भी। बट एलएलपी के केस में क्या होता है, कंपलसरी होता है, आपको एलएलपी को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, बट जो एलएलपी है वो कैसे क्रिएट होगी, लॉ के द्वारा, क्रिएटेड बाय लॉ। जो बॉडी कॉरपोरेट है वो पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर नहीं बन सकती, उसका हिस्सा नहीं बन सकती, बट जो बॉडी कॉरपोरेट है वो एलएलपी का पार्टनर है वो बन सकती है। जो पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी थी वो क्या थी, सेपरेट नहीं थी, दोनों क्या थी, सेम थी। बट एलएलपी में क्या है, जो लीगल आइडेंटिटी होगी दोनों की सेपरेट होगी। जो परपेचुअल सक्सेशन वो पार्टनरशिप के केस में नहीं है, एलएलपी के केस में जो परपेचुअल सक्सेशन है वो है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर है चाहे वो आए या जाए उससे एलएलपी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही अपनी ऑपरेशंस उनको कंटिन्यू में रखेगी। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के केस में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 और एलएलपी के केस में मिनिमम 2 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। जो भी फर्म की एसेट होंगी उसमें जो पार्टनर्स हैं वो भी ओनर माने जाएंगे, बट अगर जो भी एसेट एलएलपी की है उसके पार्टनर्स उसके ओनर नहीं माने जाएंगे। फर्म की एसेट अपनी है, पार्टनर्स की एसेट अपनी है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो क्या है, सेपरेट है। जो फर्म की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एलएलपी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। आई होप कि आपको दोनों में जो डिफरेंस है एलएलपी में एंड फर्म में वो अच्छे से समझ आया होगा। पार्टनरशिप डीड, हमें पता है कि जो पार्टनरशिप है वो किसका आउटकम है, अग्रीमेंट का। और यहाँ पर एसेंशियल है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिन पर सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो सहमति दें अपनी, तभी हम पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। अब जो टर्म्स होंगी, कंडीशंस होंगी, वो रिटर्न भी हो सकती हैं और ओरल भी हो सकती हैं। लॉ की नज़र से कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न अग्रीमेंट ही हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एंड डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमेशा बेस्ट क्या रहता है कि आप रिटर्न अग्रीमेंट करो, और जो रिटर्न अग्रीमेंट होगा उस पर सभी पार्टनर के साइन होने चाहिए और उसको हमें रजिस्टर्ड करवाना है, जो भी पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंडर। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न अग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में हुआ है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लिखा गया है। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंडीशंस लिखी होंगी, सबसे पहले है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ऐसे ही पार्टनर्स का नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। बिजनेस किस नेचर का है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर अदर टाइप ऑफ बिजनेस है। बिजनेस का प्लेस क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको फॉर्म किया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा हर एक पार्टनर के द्वारा, वो कितना कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म कितना प्रोवाइड करेगी।
जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, 1:1 होगा, 2:1 होगा, क्या रेशो होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % होगा। पार्टनर्स की सैलरी है वो किस हिसाब से पेमेंट होगी। कमीशन कितने % होगा। गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा और एसेट्स की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। जो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या होगा, यानी कि फर्म कितने टाइम पीरियड के बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगी, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेगी। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी। हर पार्टनर्स के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं वो क्या होंगे। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। अगर कोई भी पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में डिसीजन है वो कैसे लेंगे। बैंक अकाउंट की ओपनिंग कैसे होगी। अगर कोई भी चेक इशू कर रही है फर्म, तो उस पर किस पार्टनर के साइन होंगे। फर्म के नेम से आप अकाउंट ओपन करोगे या फिर पार्टनर्स के नेम से है जो बैंक अकाउंट वो ओपन करोगे, ये मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर एडमिशन करवाना है किसी और न्यू पार्टनर का, तो उसमें कौन से उस टाइम पर कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलोड होंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम पर जो अकाउंट की सेटलमेंट है वो कैसे होगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन कैसे होगी। फर्म्स के अकाउंट को रिकॉर्ड करने के मेथड्स क्या होंगे। ऑडिटिंग कैसे होगी, कि ऑडिटिंग के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। ऑडिटर को सैलरी कैसे पे करोगे, कमीशन बेसिस पर दोगे, आपको ऑडिटिंग करवानी है नहीं करवानी है, ये सब आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। पार्टनरशिप को आपने किस डेट से कमेंसमेंट किया, किस डेट से स्टार्ट किया, वो डेट भी मेंशन होगी। अब बेनिफिट्स क्या है पार्टनरशिप डीड के। देखो, जो पार्टनरशिप डीड है वो रेगुलेट करती है कि हर एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। जो पार्टनरशिप डीड है वो हेल्प करती है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अवॉइड करने में, क्योंकि पहले से क्या होगा, जो टर्म्स है कंडीशन है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से स्पेसिफाइड होंगी। कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है पार्टनर्स का, उसको पार्टनरशिप डीड की हेल्प से ईजिली हम सेटल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कोर्स क्या रहेगा कि आप जो रिटर्न पार्टनरशिप डीड है उसको लेके आओ, और जो रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी उस पर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए और एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है, तो उस केस में कौन कौन से रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड में जो रेशो मेंशन है उसका अकॉर्डिंग करेंगे। अगर डीड एब्सेंस है तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चाहे किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हो, किसी ने कम करा हो। मान लो 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स ने 10 लाख रुपीज़ दिए हैं, वाई ने 5 लाख रुपीज़ एंड जेड ने 2 लाख रुपीज़। अब एक्स और वाई ये नहीं कह सकते कि हमने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो हमें प्रॉफिट का जो शेयर है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो तीनों को इक्वल में प्रॉफिट का शेयर है वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स हैं उनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पार्टनर्स से फर्म है वो चार्ज नहीं करेगी। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही कोई कमीशन मिलेगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो पार्टनर ने प्रोवाइड करा है फर्म को, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के रेट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, कि जो प्रॉफिट्स होता है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो किस अकॉर्डिंग करेंगे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्रीज बुक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई थी, सेम हम पार्टनरशिप फॉर्म के केस में भी ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग ईयर के एंड में। बट मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो सोल ट्रेडर था, जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि अकेला एक ही पर्सन है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, पार्टनर्स हैं,
अब उनके केस में हमें क्या करना होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और उसी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक जो न्यू अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। इसका नेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम शो करेंगे कि जो भी नेट प्रॉफिट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया। या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस मेंशन थे उनके अकॉर्डिंग, और पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है उसकी एब्सेंस में जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सटेंशन है, उससे थोड़ा सा बढ़ के ही है। और ये किस नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो कहाँ लिखे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, और जो भी इनकम होगा, प्रॉफिट्स होगा, वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। पढ़ते हैं, इनको समझते हैं कि ये एंट्रीज हमने करी कैसे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि फर्म का नेट प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें हमें प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना होगा। अब देखो लॉस होगा तो उसको पहले ही नुकसान है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तभी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनेगा। लॉस के केस में नहीं बनेगा, लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, और वो जो भी लॉस होगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का। और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो क्या है, इनकम है, और इनकम कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में जाएगी पोस्टिंग। अब यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले तो हमें उसको अलाउ करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो समझते हैं, मान लो कि ये पार्टनर है और ये फर्म है। अब देखो कैपिटल क्या होती है, जो पार्टनर प्रोवाइड करता है फर्म को, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। अब फर्म के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किसको प्रोवाइड किया हमने, टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, फर्म की जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स के टूवर्ड्स वो इंक्रीज होगी। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। अब यहाँ पर जो कैपिटल थी वो क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे और उसका जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो हमने अलाउड कर दिया, समझ आ गया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये एक्सपेंस था। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म की लाइबिलिटी है पार्टनर्स के टूवर्ड्स वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या होता है, क्रेडिट। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल। तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे, इसके डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। अब जो सैलरी कमीशन है कौन देती है, फर्म देती है पार्टनर्स को। तो ये भी क्या होगी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करी तो सेम एंट्रीज हो जाएंगी सैलरी और कमीशन के लिए भी।
सबसे पहले आप सैलरी को अलाउड करोगे। फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए जो पार्टनर सैलरी है, कमीशन अकाउंट है, उसको हम डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर की कैपिटल है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। अब जो पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन अकाउंट है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस अकाउंट के डेबिट साइड लिखे जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स को हमने क्रिएट करना है। कहाँ से क्रिएट करोगे, प्रॉफिट में से। जब प्रॉफिट में से क्रिएट करते हो तो एक तरह से क्या होगा, आपके जो प्रॉफिट्स है वो कम हो गए, लॉस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिजर्व्स हो जाएंगे। रिजर्व्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पार्टनर हैं और ये फर्म है। अब पार्टनर क्या करता है, फर्म से कुछ पैसा है वो विथड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग करता है। फर्म से इसने पैसा विथड्रॉ करा। अब देखो, अब जो फर्म है वो क्या कह रही है कि देखो भाई पार्टनर, जब तुमने मुझे पैसा दिया था तब मैंने आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट दिया था, राइट। तो सेम अब फर्म क्या कह रही है कि जब तुम मुझमें से पैसा निकाल रहे हो, मेरा पैसा यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो अब तुम मुझे क्या दो, इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, क्योंकि फर्म के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर जो फर्म की लाइबिलिटी थी पार्टनर्स के टूवर्ड, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब यहाँ पर फर्म ने पैसा लेना है पार्टनर से, इसीलिए जो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट है वो डेबिट हो गया। अगर कैपिटल इंक्रीज होती तो कौन सा बैलेंस करते हैं हम, क्रेडिट, क्योंकि पहले ही कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा तो रिवर्स, यानी कि पहले क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा। इसलिए हमने जो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट है उसको डेबिट करा है और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट है वो क्या है, फर्म के लिए इनकम है। अब इनकम कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट है वो डेबिट हो गया। आई होप कि आपको जितनी भी एंट्रीज़ करवाई अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इन्हीं एंट्रीज़ की हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। बट उससे पहले एक एंट्री और रहेगी हमारी, ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट को, जो क्रेडिट बैलेंस बचा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और जो डेबिट साइड है वो कम है। अब इसको समझते हैं इसी फॉर्मेट से जो स्पेसिमेन गिवन है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टी शेप का अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। नॉमिनल नेचर है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हमें डेबिट साइड लिखना है, जो भी फर्म के लिए इनकम होगी उसको हमें क्रेडिट साइड लिखना है। अब जो भी ट्रांजेक्शन गिवन हो आपने उसको क्या देखना है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपने कि फर्म के लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम होगी। लगा कि एक्सपेंस है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। लगा कि इनकम है तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड।
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट था, ये फर्म के लिए क्या होगी, इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी क्या है, फर्म के लिए इनकम है। अब जितने भी पार्टनर्स हो, ए बी सी डी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, उनके नेम आ जाएंगे, कितना कितना उनको इंटरेस्ट दिया है उन्होंने फर्म को, तो टोटल अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए उसको हमने डेबिट साइड लिख दिया। जो भी पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, उनका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। रिजर्व्स में अगर हमने ट्रांसफ़र करा है तो ये भी क्या है, एक तरह से कि जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है वो काम हो गया, कुछ पोर्शन हमने कहाँ डाल दिया, उसको रिजर्व्स में। अब जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट थे वो कम बचे, यहाँ आ जाएंगे। पार्टनर्स ने जो लोन प्रोवाइड करा था उसके लिए जो इंटरेस्ट दिया उन्होंने, वो भी क्या था, एक्सपेंस था, तो ये भी यहाँ आ गया हमारा। सैलरी मिली है ए को या बी को, सैलरी मिली है, कमीशन मिला है पार्टनर्स को, तो वो भी एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। क्रेडिट वाली साइड अगर ज़्यादा है और डेबिट साइड वाली क्या है, हमारी कम है, तो जो प्रॉफिट बच गया, जो बैलेंस बच गया, अब उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। इसलिए जो भी बैलेंस है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर्स ए है, बी है, उनको जो भी डिसाइडेड रेशो है, इक्वल रेशो हो, 1:2 हो, 2:1 हो, कोई भी रेशो हो, जो एग्रीड रेशो उसमें हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ पर अपने जो अकाउंट्स उसको क्लोज कर देंगे। आई होप कि जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, एंट्रीज हैं, वो समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।